बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और हम आपके लिए लाए एक नया प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम आपके लिए ख़ास है। इसमें हम जो पाकिस्तान में रवायती जराहत है और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पहलवान और जो मुख्तलिफ जो हड्डी जोड़ और मालिश और मोरों के मसाइल और मोच आना और मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल दरपेश होते हैं, उसके लिए पाकिस्तानी अवाम की आज भी जो पहली च्वाइस है जो रवायती जरा है और लोग बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की बजाय जरा के पास जाना प्रेफर करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों लोग जराहों के पास जाते हैं और इनसे क्या वो ठीक भी होते हैं, और अगर जो अस्पताल मौजूद हैं और फिर भी लोग जराहों के पास आते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं। और हमारे दरमियान आज मुल्क के एक नामवर जरा मौजूद हैं जो लाहौर में कई नस्लों से काम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे इस जराहत के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, किस तरह अपने मसाइल को हल करते हैं, और आगे जाकर हम कुछ वाक़यात भी आपसे शेयर करेंगे कि किन मसाइल का हल अस्पतालों में नहीं निकला, जरा के पास आए तो वो ठीक हो गए। सारी बातों में हम सारी मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, जनाब हकीम मोहम्मद आसिफ मीर पहलवान साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी करी। और इनके साथ मौजूद हैं मुल्क के एक नामवर तबीब हैं, और चूंकि ये जो हमारा जराहत का शुबा है ये तिब का एक ख़ास हिस्सा है, तो एक पाकिस्तान के एक नामवर तबीब हैं, उस्ताद हैं और उस्ताद घराने से इनका ताल्लुक है, प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। आप इन्हें अक्सर देखते हैं। सैफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आसिफ साहब, जराहत जो है मुल्क का एक बहुत रवायती तरीका इलाज है और यकीनन इससे बहुत लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, और मैंने देखा कि आपके अपने पास रोजाना कोई 200-300 से ज्यादा मरीज रोज आपके पास आते हैं मुल्क भर से। अच्छा, एक दफा नाज़रीन, मैंने सबसे पहले मुझे हकीम साहब से कैसे राब्ता हुआ, मेरे एक हमसाये थे, वो मोटरसाइकिल से गिर गए और मोटरसाइकिल से गिरे तो उनका ये जो शोल्डर है, जो कंधा है, ये उतर गया, ये इसका जो डिसलोकेट हो गया जो, और वो उसकी वजह से वो शदीद तकलीफ में थे। उनके घर वाले उन्हें अस्पताल लेके गए और वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उनको इंजेक्शन लगाया और उन्हें पट्टी बांध कर यूं भेज दिया। जब वो वापस आए तो मैं इत्फाक से अपने घर के बाहर खड़ा था अपने दोस्त के साथ, तो देखा तो वो बंदा बड़ी तकलीफ में है, वो दरमियान में बैठा हुआ है, पीछे उसकी बेगम है, आगे भाई उसका मोटरसाइकिल चला के आ रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते रही मोटरसाइकिल से गिर गए थे और ये हमारा कंधा उतर गया। तो मैंने कहा आप यहाँ आने की बजाय अस्पताल क्यों नहीं गए? कहते रही अस्पताल से ही आ रहे हैं और उन्होंने इंजेक्शन लगाया और पट्टी वगैरह की है, मगर मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैंने उसी वक्त, मैंने क्योंकि हमारे हमसाये थे तो मैंने गाड़ी निकाली, मैंने कहा मेरे साथ बैठे। मेरे जो दोस्त थे वो जानते थे आसिफ साहब को, तो उन्होंने कहा जी फौरी वहां चलते हैं। वो हम घर से निकले और इनके शिफाखाने पहुंचे। अब यकीन जानिए, बात करते करते हकीम साहब ने हमारे लिए इकराम का बंदोबस्त किया, जूस मंगवाया, और अभी हमारे हाथ में डब्बा जूस का था, वो मरीज ठीक हो चुका था। उन्होंने, हकीम साहब ने अपने शागिर्द से कहा कि जिसको टर्म यूज की ये करें, और जैसे ही उन्होंने वो किया और उसका कंधा बिल्कुल ठीक था और वो बंदा जो थोड़ी देर पहले रो रहा था अब वो बड़े सुकून के साथ उसी हाथ से जूस पी रहा था। तो ये हमारे सामने ये जादू असर एक मामला हुआ, तो हमारा दिल किया। फिर इस तरह अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मरीज मेरे अपने दोस्त ने जाती, उनको उठा नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल उनके ये जो मोरे हैं वो जुड़ गए और वो उनसे उठना मुश्किल और दुश्वार हो रहा था और वो बड़ी तकलीफ में थे। जैसे ही वो पाँव पे भार पड़ता था उनकी चीख निकल रही थी, उनसे सीधा बैठना मुश्किल हो रहा था, सिर्फ लेटे हुए हालत में वो सुकून महसूस कर रहे थे। मुझे उन्होंने जिक्र किया, मुझे ये वाकया सारा ज़हन में था। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, वो आए और उन्होंने हार्डली 5 मिनट लगे होंगे कि वो कोई टेक्निक यूज की, वो प्रेशर दिया। वही दोस्त जो 5 मिनट पहले बैठ नहीं पा रहा था, उससे बात नहीं हो रही थी और ठीक ठाक 50 साल का एक मर्द रोने वाली कैफियत में था, 5 मिनट के बाद वो सुकून में आ गया और कहता है मुझे 85% मामला मेरा हल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जरा कोई इंजरी हुई है और थोड़ा सा वो स्पाज़्म है, ये 2-3 दिन में मैं मालिश करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। तो ये इतने अहम वाकयात हैं कि वो और ये शोबा ये किसी वजह से वो लाइमलाइट में नहीं आया और वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाया, और जो इसका हक है
आज हम बात करेंगे आसिफ साहब से और हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब से कि ये जो शोबा है इसको क्या ज़रूरियात हैं, किस तरह इसको बढ़ाना चाहिए और हुकूमत अगर सरपरस्ती करे तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। आसिफ साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि आप कितने नस्लों से, कब से इस शोबे से वाबस्ता हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रोग्राम करने वालों को, प्रोग्राम सुनने वालों को, प्रोग्राम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अहमद सलीमी साहब और सैफुल्लाह खान लोधी साहब, आप दोनों को, हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए कि आपका एक पाकिस्तान में तिब के हवाले से नाम है, हमारी कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं और आपने तिब के लिए वो काम कर दिया है जो आज से लोग 50 साल आने वाले के अंदर नहीं कर सकेंगे। 50 साल के अंदर आपने जो काम करना था वो आपने एडवांस कर दिया हुआ है। मैं सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूँ, आपके साथियों का बेहद मशकूर हूँ और ये चैनल वालों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है। अब मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मीर पहलवान है और मेरा तल्लक जिहाद के साथ है और ये तल्लक पाकिस्तान बनने से पहले हमारे ख़ानदान में चला आ रहा है। सबसे पहले मेरे करते थे परदादा जी मलक फजलुद्दीन पहलवान साहब, उसके बाद मलक लब्बू पहलवान साहब, उसके बाद मेरे वाला साहब हाजी इनायत अली पहलवान साहब, उसके बाद मैं करता हूँ। अब मेरे बच्चे भी आगे से कर रहे हैं और काफ़ी हमारे स्टूडेंट भी हैं जो काम सीख रहे हैं। और ये जो काम है ये हज़रत आदम से लेकर चला आ रहा है और आज तक चलता आ रहा है और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों के काम आ रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आसिफ, आम तौर पर ये इससे पहले पहलवानों के साथ मखसूस समझे, आपके नाम के साथ भी पहलवान लगा हुआ है यकीनन, और मैं चूंकि जाती तौर पर जानता हूँ आपका अखाड़े से ताल्लुक भी है, आप खुद भी, आपके अपने बच्चे भी। अब 5वीं नस्ल है आपकी इस शोबे के साथ, पहलवानी के साथ और जराहत के साथ मस्त है। आमतौर पर जो पहलवान अखाड़े में होते थे उनको कोई अगर जोड़ आगे पीछे हो गया तो उसी वक्त उनको वो दबा के वो ठीक कर लेते थे और ये इसी वजह से ये चला आ रहा है मामला। तो ये क्या सिर्फ पहलवानों के साथ ये मखसूस रहा है या दूसरे लोग भी इस फन में आए हैं? ये सलीमी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये जो शेड्यूल है ना, सबसे पहले करते थे कसाई लोग, अच्छा, जो जोड़ों को समझते हैं, अच्छा, गोश्त करते हैं। उसके बाद ये लोग करते थे बाजीगर, जो बाजियां खेलते थे, हाँ। जिस तरह का स्पोर्ट्समैन करते हैं। उसके बाद ये पहलवान, 3 शोबे थे ये जो काम करते थे। अच्छा, उसका तो मेडिकल का नाम ही नहीं था। ये 3 हाँ, बाजीगर और पहलवान, ये तीन जो किस्म के जो प्रोफेशन के साथ ये काम करते थे। और जिन लोगों को चोटें लगती हैं, जिनको पता है जोड़ किधर जा रहा है, जोड़ किधर निकलना है, जिसको पेन होगी वही बताएगा ना आपको, मुझे पेन हो रही है और मुझे इसका एहसास क्या है। और बगैर परेड के वो ठीक करते थे, जो आज तक चले आ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं और पूरी दुनिया में लोगों ने हुकूमत की है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं, कोई जोड़ तोड़ भी नहीं, और बड़ा सस्ता इलाज, फ्री वाला हिसाब था, तेल लगाइए। अब जो पहलवान होते हैं अखाड़ों के अंदर जोर करते हैं, कुश्तियां करते हैं, उनका ये गहना होती है, चोटें उनको लगती हैं। जब वो चोटें उनको लगती हैं तो उनको पता है चोट क्या है, कैसे कोड़ी निकल गई है, कैसा घुटना निकल गया है, कैसे गर्दन के मोरे लगे हैं, कैसे कमर के मोरे लगे हैं। जब ये चीजें निकलती हैं तो फिर ये चीजें सामने आती हैं। और ये वो कामयाब लोग थे जिन लोगों ने इस चीज को जिंदा रखा हुआ है। आफरीन उन लोगों के ऊपर, आज तक उन लोगों के नाम भी जिंदा है जो काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े पहलवान भी हुए हैं, देखें गेम भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रही है और बिल्कुल हेल्थी भी है माशाल्लाह। इसी वजह से साहब साहब ये आमतौर पर जो परसेप्शन है, आमतौर पर जो ज़ाहिर है कि जिनके मामलात ख़राब होते हैं वो कहते हैं इतने पढ़ लिख कर हम जो है ना वो मरीज हमारे पास नहीं आते तो ये जराओं के पास चले जाते हैं, वो भी प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो आप भी ज़ाहिर है किसी दुनिया में रह रहे हैं, आपके कोई मरीज का वाक़या है जो इस तरह का हो और आप भी इसको कहते हैं इस हकानियत को मान गए? बहुत शुक्रिया सलीमी साहब। असल में 2004 में मेरे अपने वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ था और 3 जगह से उनकी टांग जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, घुटने से, और ये उनकी जो फेबुला थी ये ब्रेक हो गई थी और नीचे टखने से। अच्छा।
अच्छा, हुआ ये कि उस वक्त एम्बुलेंस में उनको डाला और हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे उन्होंने एक प्लस्तर जो था ना वो चढ़ा दिया। अब जब प्लस्तर चढ़ा दिया तो प्लस्तर चढ़ाने के बाद वो प्लस्तर चढ़ा रहा, फिर हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, कोई तीसरे हॉस्पिटल। अब जब हम वहां पे गए तो वहां पे जाके जो डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट थी तो उस वक्त कह रहे थे कि हम इसको जोड़ने का कोई 80,000 मांग रहा है, कोई 1.5 लाख मांग रहा है। यानी उन्होंने इतने खर्चे बताए कि ज़ाहिर उस वक्त हमारी इतनी वो नहीं थी, सकत नहीं थी इलाज को करवाने की। तो एक हमारे जो हकीम साहब हैं, मेरे वाले साहब के वो स्टूडेंट भी, तो उन्होंने कहा कि सर जी आप उठे और यहाँ से आपका यहाँ इलाज मौजूद नहीं है, आपको मैं लेके जाता हूँ। तो वो उनको लेके गए एक जराह के पास। जब उनके पास गए, आपके वाले साहब तो खुद भी अनाटमी पढ़ाते रहे। जी जी जी, खुद प्रोफेसर और अनाटमी हड्डियां ही पढ़ाते रहे। जी जी। तो वो जब उनके पास लेकर गए तो वहां पे जनाब उन्होंने फौरन जाके उनका प्लस्तर पहले उतार दिया। जब प्लस्तर उतारा तो उन्होंने देखा कि वो जो टांग के ऊपर ना छाले पड़े हुए थे पानी वाले, हाँ जी, उसको उन्होंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उन्होंने अपने जो मरहम, अपने ऑयल वगैरह लगा के उनको टांग को, जो उनको ये पेन थी प्लस्तर होने के बावजूद, वो दूर हुई। और वो जनाब उन्होंने मेरे ख्याल है कम से कम कोई 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर लिया, क्योंकि ज़रा एज उस टाइम 51 थी उनकी। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंच के ऊपर आए और सहारे के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आए हुए थे हमारे पास, प्रोग्राम में भी आए हुए थे। माशाल्लाह खुद चल फिर के जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं ये सवाल ये था, एक तो ये वाकया आया और आपने खुद देखा और एक जरा से इस्तेफादा किया, यकीनन इससे लोग खराबी होते होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। वो जो एक परसेप्शन बनती है, ज़ाहिर है कि हर जगह पे सही लोग हैं तो गलत लोग भी आ जाते हैं प्रोफेशन के साथ, वो जिसको हम अताई कहते हैं। जी जी। अच्छा, वो अब ये अताई की डेफिनेशन क्या है ये फिर बात करते हैं। ठीक है। सवाल ये है कि ये जो परसेप्शन है, ये जो आर्थोपेडिक्स हैं, जितने भी प्रोफेसर या बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ा जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। जी जी जी। अच्छा, सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद आपने देखे, हम कई दफा लाहौर में और बुजुर्ग जाते हैं, हमारे पहलवानों के पास, जराओं के पास रश है। जी जी। और उनके पास सारा दिन में एक मरीज आता है। जी जी जी। ये क्या वजह आप समझते हैं? सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उनको ना डिग्री होल्डर होने के साथ ये गलत फहमी है कि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत डीपली आती है। बस वो इस मुगालते में ज्यादा रहते हैं, जबकि हम लोग जो है नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब से रजिस्टर्ड तबीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है और हमें भी उस चीज का इल्म है। अब जैसे आसिफ साहब बता रहे कि हमारा अखाड़े से एक ताल्लुक रहा है या सारा मामला है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहलवानी भी करते रहे। अब जिसको हड्डियां तोड़ने का जो फन है वो आता होगा, तो हड्डियां जोड़ने का भी फन आता है। ठीक है, तो उसमें ये चीज है कि हर चीज की अवेयरनेस जरूरी है। असल में बात सिर्फ ये है कि जितने भी जराह हैं हमारे पास, खुद जब कोई पेशेंट आता है तो हम जराहों को रेफर करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप जनाबी अली फलाने हॉस्पिटल चले जाएं। जब अल्लाह ने एक फन दिया हुआ है तो हमारा काम है कि उसको सही मरीज को रास्ता दिखाना और उसको यूटिलाइज करना। तो इसमें जो है यही वजह है कि यहाँ पे शिफा भी जल्दी मिलती है और उसमें जो है कि अपना मरीज जो है ना रिकवर भी जल्दी हो जाता है और ये कम पैसों में भी इलाज, कम पैसों में भी हो जाता है ना। असल तो आज बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, ज्यादातर लोग पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते। तो ये लोग वो कहते हैं दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जी हाँ, बहुत कम पैसों में इलाज कर रहे हैं। सर ये भी असल उसमें आप चीज देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऑपरेट कर दिया, मिसाल है, उसमें उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए ले लिया, उसमें प्लेटें लगा दी, सब कुछ कर दिए। अब वो 6 महीने के लिए मरीज को भेज देंगे, जी आप चले जाएं। 6 महीने के बाद जब दोबारा मरीज आएगा वो प्लेटें खोल लेंगे, दोबारा उनसे 1.5-2 लाख रुपए ले लेंगे। तो मरीज यहाँ से भी जो है ना बज़न होता है, महंगाई का जमाना है तो ज़ाहिर अफोर्ड भी नहीं है। तो इनके पास जो इलाज मौजूद होता है जराह के हजरात के पास, ये प्रॉपर इलाज होता है और ये बड़े अच्छे और आसान तरीके से इलाज करते हैं। बिल्कुल। बड़ा इसी बात से मुझे याद है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 1965 में जब तिब्बे यूनानी को बकायदा सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया तो एक कानून का जो है ना उस वक्त जो मंजूर हुआ कौमी असम्बली से, और उसमें बकायदा तौर पर जो सारे जो उस वक्त के मामलात थे 1965 के कानून से पहले जो भी मौलज पाकिस्तान में काम कर रहे थे उनके लिए भी तरीकाकार वज़ा किया गया था। इस पर बात करेंगे, लेना यहाँ वक्फा, और वक्फे के बाद बात को यहीं से जारी रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीर आसिफ पहलवान साहब और प्रोफेसर
डॉक्टर सैफुल्लाह खान लोधी साहब। अभी इनसे बहुत कुछ जानना है कि कौन कौन सी हड्डी कैसे कैसे टूट जाए तो कैसे जोड़ते हैं और किस तरह कितना अरसा रिक्वायर्ड होता है। इन सारी बातों के बारे में मालूमात जाननी है तो हमारे साथ रहिए। लेते हैं एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है स्पेशल और मैं हूं आपका मेजबान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में 3 तरीके जो हैं वो राइज हैं। एक तिब्बे यूनानी जिसे तिब्बे इस्लामी या तिब्बे नबवी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा होम्योपैथी तरीका इलाज है और तीसरा एलोपैथिक तरीका इलाज है। तीनों को बाकायदा कानून की सूरत में एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जो तिब्बे यूनानी है जिसके अंदर ये जो हम आज जिस शोबे की बात कर रहे हैं जराहत, ये उसी तिब्बे यूनानी का हिस्सा है। और तिब्बे यूनानी को UAH एक्ट, यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने असम्बली से मंजूर करके नाफज किया। ये बाकायदा एक कानूनी तरीका इलाज है पाकिस्तान में। और उस वक्त चूंकि ये जो हमारे बड़े थे जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग थे, वो एक विजडम रखते थे, पाकिस्तान के मरूजी हालात को समझते थे, उन्होंने उस वक्त इस तरीका इलाज को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया था। UH एक्ट 1965 में बाकायदा इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि वो एक तो जो क्वालिफाइड तबीब है, जो यूनानी तरीका इलाज का माहिर है, वो ये जराहत का अमल कर सकता है। और अगर कोई उस वक्त क्वालिफाइड नहीं है तो उसको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि वो किसी क्वालिफाइड हकीम के ज़ेरे निगरानी ये काम कर सकता है और ये कानूनी तौर पर माना हुआ तरीका इलाज है। तो एक तो पहलवान आसिफ साहब हम बात कर रहे थे अभी, तो मेरा ये सवाल है कि आप अपने तरीका इलाज में किन किन मसाइल का बहुत अच्छे अंदाज में इलाज करते हैं? ये जो हमारा जराहत का तरीकाकार है इसके अंदर ज़्यादातर तो इलाज सारे किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा ये FT तिब्बो वाल जराहत का है। तो जो हम लोग काम करते हैं इसके अंदर ज़्यादातर आते हैं, जोड़ निकल जाते हैं, किसी का कंधा निकल गया, किसी का घुट निकल गया, किसी का जबड़ा निकल गया। उसके बाद कई लोगों को जोड़ों की दर्द है, कई लोगों को मोरों की दर्द है, कई लोगों को पट्ठों की प्रॉब्लम है, कई लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है। तो हमारी कौंसल ने हमारे ऊपर मेहरबानी की हुई है। हमारे जो सिलेबस चल रहे हैं उसके अंदर ये सारा कुछ बताया गया, हमें पढ़ाया जाता है निसाब के अंदर कि ये चीज़ें आप करते हैं और हम करते हैं। और माशाल्लाह लोग सेहतयाब भी होते हैं और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है और बहुत जल्द ठीक लोग होते हैं। अच्छा, इसमें एक होता है जो कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्चर होता है, यानी कि वो बात को हड्डियां चूरो चूर हो गई या वो टूट कर वो बाहर निकल आई और वो काफी ज्यादा जो होता है ना वहाँ पे मामला वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चूर चूर हड्डी रहती है। ऐसी हड्डियों का भी इलाज करते हैं आप या आपको इजाजत है, क्या होता है इसका? वो तो हम करते हैं लेकिन केस ऐसे कम निकलते हैं, बहुत ज्यादातर ऐसे का जो केस है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, उसको आप रेफर कर देते हैं क्या ये आप उसके लिए? तो उनका वहाँ सहूलत ज्यादा मिल जाती है क्योंकि वो भी एक अच्छा शोबा है मेडिकल, उसे गलत तो नहीं कहा जा सकता। मुखालफत किसी से नहीं है, हमारी किसी से मुखालफत नहीं है, हम सारा काम करते हैं। तो जो हमारे पास यानी तरीकाकार है उसके साथ ये करते हैं कि मरीज को रिलीफ कैसे मिलना है। जब उसको पता चले कि इसके अंदर ब्लड ज्यादा है या स्टिचिंग होनी है या कोई ऐसा मसला हो तो फिर उसको हम रेफर कर देते हैं ताकि ऑपरेट करवा लिया जाए, उसको पेन भी ना हो, आसानी भी हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की सब। ये अपने फन के साथ खलूस की बात है। नाज़रीन, देखिए आसिफ साहब फरमा रहे थे कि अगर कोई ऐसा मरीज जिनका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, यानी कि हड्डी कई जगहों से टूट गई है और चूरा चूरा हो गई है और वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, उसको खून लगने की, इंतकाल खून की जरूरत है, उसको टांके लगने की जरूरत है, तो ऐसी पेशेंट्स को ये खुद अस्पताल की तरफ रेफर कर देते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें यकीनन और जितने भी जरा जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे सुनेंगे उनको इस बात पर इसकी तकलीद करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई मरीज आता है तो वो उस मरीज को अपने पास रखने की बजाय, क्योंकि कोई और ज्यादा खराबी पैदा ना हो जाए, कोई कम्प्लेक्सिटी पैदा ना हो जाए, तो उसके लिए फौरी तौर पर उसको अस्पताल रेफर कर देना चाहिए। अच्छा सब कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो, आप जान रहे कि आप माशाल्लाह कई साल से इलाज मुआवजा कर रहे हैं और आप माशाल्लाह खुद चौथी नस्ल में, आपकी 5वीं नस्ल भी इस शोबे में आ चुकी हुई है। कोई ऐसा वाकया एक दो जो आप भी जिस पर अल्लाह का शुक्र तो हर हालत में करना चाहिए, मगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम का आपने जो है ना शुक्र अदा किया हो कि देखिए इस मरीज को डॉक्टर ने, अस्पताल ने जवाब दे दिया और आपके पास ठीक हुए। ऐसे वाकया है?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास काफ़ी सारे वाक़ियात हैं और ये आपने जो सवाल किया है बड़ी पुरानी बात आपने याद करा दी है। और बहुत सारे वाक़ियात होते हैं, उनमें से एक वाक़या बड़ा मशहूर है हमारा कि एक पेशेंट मेरे पास आया स्पाइनल कार्ड का, डिस्क प्रॉब्लम थी उसको और काफ़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों का कहना था इसको स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम है, इसको टीबी हो चुकी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा उसके 2 ऑपरेट भी किए। आम लोगों के लिए मोरों का मसला उसे पैदा हो चुका है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जी कि ये अब चल नहीं सकता, तो किसी रेफरेंस के साथ डॉक्टरों के पास खराब होने के बाद मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे मुझे चेक करें। हमने चेक किया, उन्हें बताया कि मैं ठीक हो सकता हूँ। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसने कहा जी कि मेरे पास पैसे नहीं है। हमने कहा जी आप इलाज करवाएं, तो पैसों की फिक्र ना करें, हम आपको दवाई के पैसे भी देंगे, दूध के पैसे भी देंगे, किराया भी देंगे, आप इलाज करवाएं। पहले तो वो सोच के अंदर पड़ा रहा, तो सोच के बाद फिर उसने एक फैसला किया कि मैंने इलाज करवाना है। उसने कहा जी आप सही कह रहे हैं, फ्री इलाज करेंगे। मैंने कहा जी फ्री करेंगे। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही ऐसे, बल्कि जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर ये लोग हैं सारे ही ऐसे करते हैं, खिदमत गुजार हैं, कोई शोबे भी हों। उसके साथ उसका इलाज शुरू हुआ और तकरीबन 3 से 4 महीने बाद ट्रीटमेंट के बाद वो अल्लाह ने उसको सेहत दी, उठ के चलना शुरू हुआ। जब वो चलना शुरू हुआ तो बड़ा खुश, उसको इदारे ने डिस्चार्ज कर दिया कि आप जाएं अपना काम किया करें। वो कहने लगा जी मैं ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा जी आप डिस्चार्ज, आप घर जाएं और अपने घर जाकर अपने बच्चों की रोटी मरीज को अपने पास रख के आपने इलाज किया। जी कर करते। तो वो जनाब कहने में जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ जी। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा फारिग हुई। मैंने कहा जी आप फारिग है। उसने कहा जनाब के मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मेरे लिए आप दुआ किया करो। कहने लगा जी दुआ तो मैं करूंगा, मैं कारपेंटर हूँ, लकड़ी का मैं कारीगर हूँ, मुझे मर्ज़ ने मार दिया था, अब मैं सेहत याब हूँ, तो अब मैं कुछ इदारे के लिए करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो दुआ किया कर। तीसरी बार तो उसने फिर मुझसे सवाल किया जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इतना खुश हूँ। मैंने कहा तो फिर दुआ किया कर। कहने लगा जी मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा इस वक्त मेरे पास 20 पेशेंट अंदर बैठे हुए हैं और मैंने तुम्हें कहना, तूने मेरी बात माननी नहीं है, तो लिहाजा तू जा। एक बंदा अफोर्डेबली क्या कर सकता है, वो दुआ ही कर सकता है। वो दुआ इबादत का निचोड़ है। जिस बंदे को दुआ मिलेगी उसको सारा कुछ मिल गया। सही है। उसने कहा जी ठीक है मैं कर सब पक्का हूँ। मैं कहा तू पक्का है? कहता जी पक्का हो जी। मैंने कहा फिर कलमा पढ़ दे। सही। उसने जनाब उसी वक्त अपनी बीवी को फोन किया और फोन करके अपने फैसलाबाद से मेरे पास अपनी फैमिली के मेंबर बुलाए। शाम तक वो आया और 12 के 12 मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। ये देखें ये तबीब की खासियत है। ये देखें ना, तबीब जो मर्जी कह सकता है, वो अच्छा काम करवाना है, क्या करवाना है, ये एक अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है। एक मरीज का जो इलाज करवाने के काबिल नहीं था, आपने उसका अपनी जेब से इलाज किया, मरीज ठीक हुआ और आपके उसने इखलाक से मुतासर होकर वो मुसलमान हो गया और पूरी फैमिली में 12 लोग। ये बड़ी बात है। ये आपकी तो आखिरत के लिए यही काफी है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बड़ी अच्छी बहुत बड़ी बात है और ये लोगों के लिए मोटिवेशन भी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। और अगर आप खुलूस नीयत से काम करते हैं तो इससे बड़ा अजर क्या लेंगे आप? क्या अल्लाह ताला की तरफ से इतना बड़ा इनाम। तो और कुछ ऐसी बात जो आपको आप लोगों से शेयर करना चाहें कि आपके वाकयात जो अमराज के मैंने ये देखा कि खास तौर पर ये हंसली की हड्डी ये टूट जाती है, ये भी डॉक्टरों के पास एलोपैथिक में जो है ना इनके पास नहीं होता सही तरीके से। वो कहते हैं बस आप पट्टी बांध ले और फिरते रहें। जी इसी तरह जी वो जब ऐसा फ्रैक्चर होता है ना तो वो बाजू गले में डाल देते हैं। कोई बहुत ज्यादा अक्लमंद डॉक्टर ऊपर केरे बैंडेज लगा देता है, वरना उसको पेन किलर यूज कराई जाती है। इसको यहाँ पर 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए बाजू गले में रखेंगे और आप ठीक होंगे। लेकिन ये जरात को ही शोबे को एजाज हासिल है कि उसको पूरी तरह प्रॉपर पे ठीक करते हैं और पेन भी नहीं देते, क्योंकि ज्यादातर मरीज चल नहीं सकता, अगर चलता तो सोया नहीं जाता, सो के उठा नहीं जाता। और ऐसे बहुत सारे केस हैं कि जो ये अटेंड नहीं करते, उनको सिर्फ दवाई दे के दबा दिया जाता है, लेकिन केस खराब हो जाते हैं। तो ये जराहत को शरफ हासिल है कि ऐसा ये काम होता है। और हमारे शोबे के अंदर देखें, तिब के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी शफा रखी है। बहुत सी दुनिया पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमारा सदर भरा हुआ है, दरिया रावी के ऊपर लोग हैं, टाउनशिप के अंदर लोग हैं, हमारे यतीम खाने में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और इनकी हम तारीफें सुनते हैं। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों को, मरीजों को, किसी को मोच आ रही है, किसी को मांस पड़ रहा है, किसी को कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ ये खुदा के बाद एक तबीब तो है जो मरीज को बचाता है। और ये बहुत सारे अजीम लोग हैं, इनके तो हाथ चूमने चाहिए कि बगैर साइड इफेक्ट के और बगैर कितने कीमती इलाज नहीं, सस्ते इलाज। और लोगों को मैंने देखा कि ये जहां तक हो सके सहूलत भी देते हैं और पेन भी नहीं होने देते, और अपने जो बड़ों के फन उनको लेके चल रहे हैं। और जो होता है रोजाना ऑपरेट कराना, दवाई खाना, इन चीजों से बचने के साथ साथ वो लोगों को दवाएं भी लोग देते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारा कर रहे हैं। और
पाक चीजें लगा रहे हाँ हैं, जी। वो जो किचन की चीजें वो यूज कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही है। वही आप अम्बा हाँ जी, हाँ जी। हल्दी और इस तरह जी, की जी, चीजें उसी आपने। तरह अच्छा सैफ साहब, ये जो हम आम तौर पर देखते हैं और मुख्तलिफ लोग भी बातें करते हैं, ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि इस प्रोपगंडा के बावजूद जब हालांकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, हेल्थ केयर कमीशन बने हुए हैं इनको चेक करने के लिए, जब ये वहाँ पे रजिस्टर्ड भी हैं, इसके बावजूद भी एक प्रोपगंडा किया जाता है ना, तो आप क्या समझते हैं इस प्रोपगंडे को ख़त्म करने के लिए और क्या करना चाहिए हमें? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि कानूनी तौर पे जो है एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड मॉलिज वो इल्मुल जराहत कर सकता है। देखिए हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये, हम माइनर सर्जरी पढ़ते हैं चौथे साल में, जैसे कि आसिफ साहब ने बताया हमें पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी है, जरात सगीरा हमने इसको पढ़ी है, माइनर सर्जरी हमने पढ़ी है, ठीक है। इसमें हमें हर चीज़ का जो है वो बता दिया जाता है, ठीक है। तो हमें कानूनी तौर पे ये तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलना चाहिए कि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो गलत है, वो गलत सिमत में जा रहे हैं। जब हमें कानून इजाजत दे रहा है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो हमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा जो काम है सबसे पहले उसमें हमने तमाम एसओपीज के मुताबिक काम करना है, ठीक है ना, एसओपीज का ख्याल रखना है और उसके मुताबिक हम अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं जैसे कि हेल्थ केयर कमीशन ने हमें कहा है। तो फिर हमारे ऊपर इस तरह के जो एलिगेशन लगाना या प्रोपेगेंडा करना, ये सिर्फ एक जेलसी मैं समझूंगा, कहूंगा जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जराह के पास रश ज्यादा होता है और इनके पास रश कम होता है, तो बस उसी का प्रोपेगेंडा और कुछ भी नहीं। अच्छा सब ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके शोबे को क्या चैलेंज दरपेश है? क्या वो चीजें हैं जो आपकी नेक नामी को रोक रही हैं, और या क्या ऐसे इकदामात हो जिससे आपका शोबा और आगे बढ़ सकता है? सबसे तो पहली बात ये कि हम लोगों को सहूलत दी जाए कि हम लोग मरीज को एडमिट करवा सकें। जब ये लोग सर्जरी करते हैं तो उसको अपने पास एडमिट कर लेते हैं, उसको प्लास्टर कर दिया, सर्जरी लगा दी, कोई ड्रिप लगा दी, कोई इंजेक्शन लगा दिया, उनको पता होता है कि उनको चेकअप हो रहा है हमारा। अब हम जब उसको बैंडेज लगाते हैं, पता नहीं उसके पास बाइक भी है बेचारे के पास कि नहीं, पता नहीं उसने रिक्शे में जाना है, पता नहीं उसने एम्बुलेंस में जाना है, कार में जाना है, वो आते जाते उसके जोड़ ही होते हैं, हड्डियां हिल जाती हैं। वो जब फिर एक्सरा तो आया जाता, लो जी हड्डी लगी, वो नाम हमारा खराब होता है। हमें यहाँ पे सहूलत दी जाए कि बेड लगा सके वहां पर, ताकि लोगों को कुछ दिन के लिए, वीक के लिए, 2-4 दिन के लिए उसको स्टे कराया जाए। जब वो स्टे करे तो उसकी हड्डियां जोड़ बैठ जाता है, उसकी पेन को रिलीफ मिल जाता है, कुछ जख्म हो तो वो भी साथ ठीक हो जाता है और पेशेंट मुतमिन हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमें ना सहूलत दी जाए ऑपरेशन थिएटर की, जिस तरह नीम सर्जरी हम करते हैं, कुछ जख्म आ जाते हैं, कुछ स्टिचिंग की इजाजत आ जाए सारे हमारे साथ। ऐसा होता है कि मिसाल के बंदे की हड्डी हुआ बांध रहे हैं, उसका जख्म इतना बड़ा है कि उसे हम स्टिचिंग करवा सकें, हमें यहाँ डॉक्टरों को रेफरेंस करना पड़ता है। हमें ये हुकूमत हमारे साथ तावन करे और तावन के साथ मिनिस्ट्री हमारे साथ तावन करे, तावन के साथ हम लोगों को ये सहूलत दे सकें ताकि ये हमारी ज्यादा बेहतर हमारे लिए हो। सरकारी सतह पर सरपरस्ती हमारे लिए जरूरी है। और ये जब चीजें हमारे पास आती हैं तो मरीज ठीक भी होता है, सस्ता भी इलाज होता है और मुतमिन भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन जब सहूलतें हमारे पास नहीं होती, वो कहता है फिर कहीं और जाए। और एक चीज हमने और देखी है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है ना, तो उनके घर कुछ ना कुछ उनकी तीमारदारी के लोग आ जाते हैं। वो जब तीमारदारी के लोग लाते हैं ना, उनके लिए कुछ लेके आए ना आए, जाते उसको कुछ दे के जाए ना जाए, लेकिन मशवरा जरूर दे के जाते हैं। सही वो जो मशवरा होता है फिर हमारे एंटी आता है, वो कहता है ये आप उधर जाए, वो कहता है उधर जाए। जब हमारे पास सहूलत रहने के लिए हो वहां पर, सरकार हमारे पे मेहरबानी करे, हम ये चीज पैदा करें, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जराहत एक ऐसा शोबा है जो हजरत आदम से लेकर हजरत शहद से लेकर हजरत हमारे औलिया कराम पैगंबरों ने की है और करते चले आ रहे हैं। इसके अंदर इतनी ताकत है तो आज तक चलता आ रहा है। इतनी ताकत है, जान ना होती तो खत्म हो चुका होता। बिल्कुल। अच्छा इसमें जो आप बात कर रहे हैं, जा रहा है कि ये दुनिया में इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। चीन हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया हमारा एक ना चीन में एक टर्म यूज हुई है बेयर फुट डॉक्टर की। अच्छा ऐसे लोग चीन में ये हुआ कि आबादी बहुत ज्यादा है और उसके लिए हम अपनी बात को जारी रखेंगे। ज़ाहिर है कि हम टेलीविजन पे बैठे हुए हैं और मजबूरी होती है, वक्फा भी लेना पड़ता है और वक्फा बहुत जरूरी है। यहाँ लेते हैं एक वक्फा और हम अभी बात करेंगे कि ये बेयर फुट डॉक्टर क्या है और ये ऐसे मौलजीन जो रजिस्टर्ड नहीं थे, क्वालिफाइड नहीं थे, उनके लिए चीन ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया और हमें क्या करना है, और ताकि मुल्क में इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हो सके। हमारे साथ रहिए, लेना एक वक्फा, वक्फे के बाद बात को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और आज खुसूसी प्रोग्राम में खुसूसी लोग मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रवायती जरात की। और मैं वक्फे से पहले हम इस मौजू पर इस टॉपिक पर पहुंचे थे कि चीन हमारे हमसाया मुल्क में जब आबादी बहुत ज़्यादा थी तो मुआलजीन की तादाद बहुत कम थी, तो ऐसी सूरत में जो वहाँ पे रवायती मुआलजीन थे उनके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उनको बेयरफुट डॉक्टर का नाम देकर रजिस्टर्ड किया गया सरकारी सतह पर। उनके लिए ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त किया गया, उनके लिए SOPs बनाए गए और उनके लिए एक हद मुकर्रर कर दी गई कि आप ये काम कर सकते हैं और इसके बाद आप पेशेंट को रेफर करेंगे। ये एक बेहतरीन मिसाल है जो हमारे हमसाया मुल्क चीन ने अख्तियार की और फिर इंडिया ने भी अख्तियार की। वहां भी रवायती मुआलजीन को बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया और उनको ट्रेनिंग्स के तहत उनको चंद चीजों तक महदूद करके उनके लिए बेहतरीन ना सिर्फ रोजी के मौके पैदा किए गए बल्कि आवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया उनकी डोर स्टेप तक करने के लिए तरीकाकार भी वज़ा किया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आवाम को, अपनी आवाम को प्राइमरी सतह पर अगर इलाज मुआवजा की सहूलत देना चाहती है और जिस तरह ये जरा बहुत कम पैसों में बेहतरीन इलाज मुआवजा मुहैया कर रहे हैं, सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि इनको सरपरस्ती दी जाए। इनके जो छोटे छोटे मामलात हैं, जिस तरह भी आसिफ साहब कह रहे थे कि अगर हमें मरीज को रिटेन करने की इजाजत हो, अपने पास ठहराने की इजाजत हो, तो मरीज जो 5-7 दिन अगर वहां रुक जाए तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत तेज हो जाता है और वो जो खराबी और कॉम्प्लेक्स होने का मसला होता है वो नहीं रहता। इस तरह इनको जो स्टिचेस लगाने का मसला है कि ये इस मसले के लिए अस्पताल रेफर करना पड़ता है, तो वो इनको इजाजत होनी चाहिए, कानून में ऐसी गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए, इनके लिए कोई SOPs बना देनी चाहिए। डेफिनेटली हाइजीन का ख्याल रखें, उसका ऑपरेशन थिएटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये पूरी करें, जो पूरी करे उसको इजाजत दें, जो पूरी नहीं करता उसको इजाजत ना दें। तो इन चीजों का अगर ख्याल रखें तो ये शोबा और बेहतर हो सकता है। आसिफ साहब, ये जिस तरह के बेयरफुट डॉक्टर का मामला है, ये इंशाल्लाह हम आवाज भी उठाएंगे और इस प्लेटफॉर्म से भी, स्पेशल TV भी आवाज उठाएगा और हम अपने दूसरे फोरम से भी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। इन मामलात के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। एक जो अहम फोरम है आजकल सोशल मीडिया का और कम्युनिकेशन का, अवाम तक मैसेज पहुंचाने का, यह भी तो एक मसला है कि कोई इज्तिमाई तौर पर शोबा जरात के जो हामलीन हैं उन्होंने ऐसी कोशिश भी नहीं की कि अपना इमेज बेहतर करें। जिस तरह आज आप माशाल्लाह आए हैं, इस तरह ये भी एक फोरम है, TV पे आप आए हैं, इस तरह सेमिनार्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वहाँ पे गवर्नर आए, वजीर आला आए, वुज़रा आए, उनको बताया जाए जो फिर असेंबली में आपके लिए कानून साजी करें। तो इसके लिए कुछ आपके ज़हन में है तजावीज़? इसके लिए जी बड़ा कुछ है, लेकिन स्टार्ट के अंदर तो ये जो आपने बात की है चीन के अंदर और इंडिया के अंदर ये सहूलतें मौजूद हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की बातें अगर होती हैं तो लोगों का शऊर जागता है। शऊर के साथ आप देखें कि ये जो चली आ रही है मिस्र के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफ़ी सारी कंट्री के अंदर ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि जो लोग पुराने बैठे हैं अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उनको सहूलतें दी जा रही हैं। आप देखें हमारी जराहत के अंदर बहुत से लोग ऐसे हीरे हैं कि जो काम के मास्टर हैं, जो काम को अच्छी तरह निभाते हो, पेन भी नहीं होने देते, किसी को फील भी नहीं होता, उनका एक नाम भी है, लोग उनके पास एजुकेशन नहीं है, हाँ जी, तलीम नहीं है, और इस वजह से वो अब नाअहल हो गए। उनके पास फन भी है, सारा कुछ है। तो हुकूमत को चाहिए, जिस तरह हमारी कौंसल हमारी खिदमत कर रही है, हमारी सरपरस्ती कर रही है, इस तरह हमारी मिनिस्ट्री भी करे। हमारे जिस तरह बता रहे हैं कि हमारे गवर्नर साहब आए, हमारे वजीर आला साहब आए, तिब को देखें क्या है, क्योंकि उनके अपने घरों में तिब है, वो खुद देखे ना कोई प्रॉब्लम होती है तो तिब से इलाज किया जाता है। वो हर बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाता, उनके किचन के अंदर तिब है, उनके घर गाड़ी के अंदर तिब है, उनके अपने पास तिब है, ये सारा कुछ तिब ही। अगर आप चाय पी रहे ये भी तिब है, दूध पी रहे ये भी तिब है, ये सारी चीजें तिब में तो आती हैं। इसकी अगर थोड़ा जिस तरह पहले हमारे साथ तामुन होता रहा या चलती रही है, इस तरह थोड़ा सा हमारे साथ तामुन हो तो हम दूसरी कंट्रियों की तरह एक जराहत को लेके चलते हैं, तिब को लेके चलते हैं, जिनके साइड इफेक्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये सारा कुछ यहाँ से तो निकला हुआ है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इसके लिए अगर मुल्की सतह पर सेमिनार्स वगैरह का इनाकात किया जाए एसोसिएशन लेवल पे और लोगों को बुलाया जाए, खुद देने के सिर्फ जराना वहां पे आए, और वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं जिस तरह आपने बताई, वाला साहब की बात बताई, आसिफ साहब ने बताई, मैंने 2 वाकयात आपसे शेयर किए,
ऐसी सक्सेस स्टोरीज आवाम तक पहुंचाई जाए, और फिर वहां पे जो हमारे आर्थोपेडिक दोस्त हैं, अच्छा उनको भी इनवाइट किया जाए कि आइए देखिए हमें हम क्या कर रहे हैं। जहर कुछ टेक्निक्स हैं, अच्छा वो टेक्निक्स का उनको नहीं पता, उन्हें बड़ा सारा कुछ है, उनके पास टेक्निक सर्जरी है, मगर इनके पास सिर्फ हाथ के अंदर इन हाथ के अंदर अल्लाह ने एक महारत दी है कि किसी रग को दबाकर, किसी हड्डी को खींचकर, किसी पट्टे को दबाकर उसको ठीक कर सकते हैं। इस चीज का हमारे आर्थोपेडिक को पता नहीं है। बिल्कुल सही। अगर ये दोनों चीजें आपस में सप्लीमेंट हो जाएं, एक दूसरे मिलके काम करें, तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि दुखी इंसानी की खिदमत होगी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात की सर। इसमें यह है कि जब हम सेमिनार वगैरह कराएंगे तो अवाम के लिए कि ये बहुत ही बेस्ट मोटिवेशन है, ठीक है। अवाम को शऊर मिलेगा कि भाई इल्म जराहत से बहुत ज्यादा लोग जो है शिफायाब हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे आसिफ साहब है और दूसरे जो हमारे जराहत हजरात है, ये वहां पर आए और अपना फीडबैक दें, वहां पे आके लोगों को बताएं कि भाई ये हमारे साथ है, और वो पेशेंट को भी बुलाएं ताकि उन्हें यह भी लगे कि ये वाकई ही मरीज इनसे जो है वो ठीक हुआ। और जैसे आपने बात की कि आर्थोपेडिक के हवाले से कि वो जो डॉक्टर हजरात है उनको भी बताया जाए और उनको इस चीज को समझाया जाए कि इसके अंदर इसका मुस्तकिल और प्रॉपर इलाज मौजूद है, ठीक है। तो शायद इससे मैं ख्याल प्रोपेगेंडा भी कम होगा, ठीक है। और ये है कि जो लोग आएंगे वो मोटिवेट होकर जाएंगे और लोगों को शऊर मिलेगा और लोग जो है वो एक नेचुरल इलाज की तरफ जो है वो माइल होंगे। अब आप देखिए ना, अमूमन एक बंदा जा रहा है, जैसे बाइक से गिर गया है या मामलात हो गए, उसके लिए क्या है कि मैं छोटे सा आपको एक टीवी के ऊपर एक छोटी सी टिप बताऊं कि जा रहा है, गिर गया, हाथ के ऊपर आप देखो उसके स्वेलिंग आ गई, तो उसमें आटा लिया गूंदा हुआ, उसमें हल्दी डाली, हल्दी डाल के तो आपने जनाब उसके हाथ के ऊपर लेप कर दिया, ऊपर कोई चीज बांध दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसकी स्वेलिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये एक नेचुरल इलाज है, जैसे आसिफ साहब बता रहे हैं कि भाई किचन में इलाज मौजूद है, ठीक है। तो लोगों को हमने उस शऊर बेदार करना है नेचुरल की तरफ, ना कि अननेचुरल की तरफ। तो इस सेमिनार्स और इस तरह की मोटिवेशन प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब जिनका अगर ऐसा मामला हो और उन्होंने दर्द है और अगर जरूरत फील करे तो बेशक एक्सरे करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, सहूलियत मौजूद है। आसिफ साहब, आमतौर पर ये जो शुबा है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ मर्द काम करते हैं इसमें, और ज़ाहिर है कि अब घरों में ख़वातीन भी गिर जाती हैं वाशरूम साफ करती हुई कि उनके चुकने का जोड़ डिस्प्लेस हो जाता है, और मुख्तलिफ ख़वातीन के मोरों के मसाइल भी आते हैं, मोटापे की वजह से भी मोरों में खिंचाव वगैरह। तो ख़वातीन के लिए भी, ख़वातीन को भी सिखाते हैं आप लोग, क्या होता है आपके, ख़वातीन कहाँ जाएं? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी कौंसल है ना, जो तिब कौंसल, इसने डिप्लोमा जारी किया है FTJ। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों कोर्स करते हैं, और काफी सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर 40 कॉलेज हैं ये, और ये 40 कॉलेजों के अंदर लड़के लड़की दोनों कोर्स कर रहे हैं। सही है। और लड़कियां जो कोर्स कर रही हैं वो बहुत ज्यादा लड़कों से ज्यादा काम कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो तकलीफ है ना, मर्दों की निस्बत औरतों को ज्यादा है, गायनी के वाले से, घर में किचन के वाले से वगैरह किसी तरह भी लगा लें, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने लेडीज का अरेंज किया हुआ है। अच्छा। हमारी जो स्टूडेंट है, हमारी ट्रेंड है, जिनको क्वालिफाइड भी हैं, और बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर किसी खींचातानी के, बगैर किसी चीज के बगैर वो इलाज करती हैं। अच्छा, मैंने तो देखा आपके पास तो शिफ्टें चलती हैं, खवातीन की अलग और जेंट्स की। अगर खवातीन का आप इलाज कर रहे हैं तो उस शिफ्ट में मर्द नहीं आएगा कोई, नहीं मर्द नहीं आ सकता, और अगर जेंट्स का इलाज है फिर खवातीन नहीं आ सकती। तो ये लोगों को पता नहीं है ना असल में। अब लोग अपनी खवातीन को मसला हो गया तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं ये मर्द हाथ लगाएगा। ठीक है, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ वो एक मुसलमान है, फिर हमारा रवायती मामलात है, उसकी वजह से इस एक वजह से कई खवातीन इलाज नहीं करवा पाती। तो उनको मैसेज ये है कि ऐसी बात नहीं है, अब बहुत तरक्की हो चुकी है और खवातीन भी माहिर खवातीन मौजूद है हर जरा के पास तकरीबन, और वो अगर जाए तो उनको आपके मुतालबे पे खातून जो है जरा ही ट्रीट करेगी। सबसे पहले तो ये कि हमारे जो आप बता रहे हैं औरतें इलाज करती हैं, और इलाज के बाद ये कि जो पर्दादार औरतें हैं, इज्जतदार औरतें हैं, जो फिर घरेलू औरतें कई वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं ना, ऐसी शर्मिंदगी कोई जरूरत नहीं है। और स्टाफ हमारे पास हायर है, स्टाफ जो क्वालिफाइड यानी जो प्रैक्टिशनर है वो भी है, और जो स्टाफ दूसरा भी है, उसका मसाज है, बैंडेज है, वो लेडीज ही करती है। और दूसरा होता है कि वहां पर कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है उनको, वहां पर किसी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, इन चीजों से हटकर इसका इलाज किया जाता है। और उनको किचन में अगर जरूरत हो अपने शौक से करवाना चाहे और तसल्ली के लिए करवा भी सकते हैं, किसी को कदर नहीं है। अच्छा, अब आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें आपने शोबे के एतबार से? तो
मेरा तो ये पैगाम है सलीमी साहब के ये जो हमारी तिब्बो जराहत है FTJ हमारा डिप्लोमा है, ये जो आजकल की नस्ल कोर्स कर रही है, मैट्रिक के बाद ये कोर्स जारी होता है और ये मैट्रिक साइंस के साथ के भाई ये कोर्स करें और कोर्स करने के बाद तिब को सीखें, जिसका कोई अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है। वो लोग कोर्स करने के साथ अपने घर को लेके चल सकती हैं। ये जो बच्ची हैं हमारे साथ आजकल पैदा हो रही हैं, ये सारी मेडिकल की तरफ जा रही हैं या दूसरी तरफ जा रही हैं। जब उनको तिब से पता होगा ना क्या चीज़ है, तो वो उनको मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ पर हम लिखते हैं यस एप्पल नो डॉक्टर, यानी जिन घरों के अंदर एप्पल पाया जाता है उनके अंदर घरों की बीमारियां नहीं पाई जाती। जब बच्चे तिब सीखेंगे, उनको पता चले एप्पल का क्या फायदा है, दूध का क्या बेनिफिट है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह फिर इस मौजू पर बात करेंगे। सैफ साहब आपका भी शुक्रिया, असद आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने शोबा जराहत जो मुल्क का एक अहम शोबा है उस पर बात की और हमारे साथ आसफ मीर पहलवान साहब जो इस शोबे से 5 नस्लों से काम कर रहे हैं मौजूद थे और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बताई और बड़े ईमान अफरोज वाक़या भी शेयर किया। मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तानी बनकर सोचें और अपनी आवाम का दर्द रख कर सोचें तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और बीमार इंसानियत को बीमारियों से निजात दिलानी है। तो फिर हमारे जो माशरे में लोग मौजूद हैं जो किसी वजह से अब ख़ानदानी तौर पर वो माहिर लोग हैं मगर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से, वो पाकिस्तानी कानून की वजह से वो दूर होते जा रहे हैं और ये फ़न जो है हमारे अप्रोच से बाहर हो रहा है। सिर्फ हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो इंशाल्लाह ये फ़न भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान में जो मसाले सेहत की में कमी भी आएगी। अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल से हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।